तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जो डबल स्टार टेस्ट सीरीज जो चालू किया गया है 20 टेस्ट सीरीज होगा, जिसका टाइमिंग सुबह 10 बजे से 12 बजे तक है। तो इस जो टेस्ट सीरीज है इसी का जो पहला जो सेट है उसी का आज हम लोग जो डिस्कशन देखेंगे। इसमें सभी जितने भी प्रश्न हैं 1 से 100 तक सभी का आंसर जो है क्वेश्चन सहित आपको बताया जाएगा। तो यदि आप रिवाइज करना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं साथ में सुन के अभी आप जो है याद कर सकते हैं। तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जो डबल स्टार टेस्ट सीरीज है तो इसको लॉन्च किया गया है बहुत ही कम मिनिमल रेट पर। तो अगर आप इनरोल नहीं किए हैं तो आप इनरोल कर सकते हैं। और रोशन सर को कौन नहीं जानता है, जानबे करते हैं कि इनका अलग ही रोला है। अगर आप मान लीजिए डबल स्टार सही में चाहते हैं तो आप इनका टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टेस्ट फर्स्ट है, जो पहला टेस्ट है तो उसी का अभी हम लोग जो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, अगर वीडियो का पसंद आए आप सभी को तो आप जो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर आप कोई सुधार चाहते हैं तो। अभी जो है वीडियो ये हम थोड़ा बना रहे हैं, अभी से शुरुआती ही है। अगर कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको सुधार करेंगे। और इस चैनल पे और बाकी सभी बहुत सारे कंटेंट आने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है टेस्ट 1 का जो 11 तारीख को हुआ था उसका, हाल ही में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन जो किया गया है गांधीनगर गुजरात में किया गया है। तो इसका जो हमारा प्रश्न का जो उत्तर होगा गांधीनगर गुजरात। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि बिहार के दूसरा प्रश्न है कि बिहार के जाति आधारित गणना के अनुसार राज्य में अधिसूचित जातियों की संख्या कितनी है? तो राज्य में अधिसूचित जो जातियां हैं इनमें इनकी संख्या जो कितनी है 215 है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि 3 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। पहला जो कथन है, हाल ही में भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण जो है इसका 18वां संस्करण का आयोजन नेपाल के सलझंडी में किया गया। पहला ये कथन है। उसके बाद जो दूसरा कथन देखते हैं, दूसरा कथन है कि इस अभ्यास का आयोजन 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी और 2025 तक मध्य किया गया। यानी कि ये भी जो प्रश्न है ये भी सही है और ये भी जो कथन है दोनों कथन सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आंसर बी, 1 और 2 दोनों। 1 और 2 जो हो जाएगा दोनों। उसके बाद जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है अगला देखते हैं कि हाल ही में नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल फील्ड मूल्यांकन प्रशिक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा डीआरडीओ द्वारा। जितने भी डिफेंस से लगभग रिसर्च होते हैं नया नया, मतलब कि जो होता है लगभग उसका आंसर जो होता है डीआरडीओ होता है, क्योंकि इसका रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो है इसका नाम ही ऐसा है। तो इसके चलते ठीक है। तो अगला देखते हैं हमारा प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में देखते हैं कि हाल ही में भारतीय सेना ने पैंगसौ त्सो जो कि तट पे जो है पैंगसौ झील जो है उसके तट पर निम्न में से किसके प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो प्रतिमा है उसको पैंगसौ जो झील है उसके मतलब कि उसके पास में तट पे जो है कि इसके शिवाजी महाराज का जो है प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, इसका कब किया गया है? तो 26 दिसंबर को, 26 दिसंबर 2024 को इसको तट पे किया गया है, जिसका ऊंचाई जो है लगभग, ये सब ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा फैक्ट जो है इसको सब ध्यान रखना है। यह कितनी ऊंचाई पर है पेंगसौर झील? तो 14,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ज़्यादा हम लोग समय नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी प्रश्नों को देखेंगे। अगर इससे भी ज़्यादा आप डिस्कशन देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, नहीं तो आप सर का जो टेस्ट सीरीज़ है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इससे भी अच्छा और समझ भी करते हैं कितना अच्छा से बताया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा देश है जिसने हाल ही में महिलाओं को बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाला नया कानून लागू किया है? तो इसका आंसर जो होगा स्विट्जरलैंड जो है इसने प्रतिबंध लगा दिया है बुर्का पहनने पर। यानी कि अब बुर्का पहनने पर आपको जो है कि कानून का उल्लंघन माना जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में आए तूफान राफेल के विनाशकारी प्रभाव के बाद भारत ने किस देश के लिए सहायता जो भेजी है? तो इसका भी आप जो है कि पूरा भी आप देख सकते हैं। दाना, लेडी, चीडो जो है कि इतना सारा जो है आया हुआ है 2024 का। तो ये भी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि 15 जनवरी
ये पूछा जाएगा कि तूफान जो राफेल है कब आया था, तो 15 जनवरी 2025 को ये आया था। ठीक है। ये चक्रवात 3 के रूप में तेज रफ्तार जो है फ्रांस और क्यूबा के पश्चिमी तट पे जो लगभग इस टकराया था। इसका जो नाम राफेल जो है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो थोड़ा सा तो ये जान भी करते हैं। राफेल जो बनाता कौन है जेट, तो फ्रांस बनाता है, तो फ्रांस द्वारा दिया गया है। और ये जो है स्पेन के तट पे टकराया हुआ था 13 जनवरी को 2025 को। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, जनवरी 2025 में 23वां दिव्य कला महोत्सव मेला का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया था। तो ये भी जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी जितने करंट अफेयर है, आजकल करंट अफेयर का वेटेज बढ़ता जा रहा है, तो करंट अफेयर देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसमें जितने भी रिफाइंड कंटेंट है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ छोड़ सकते हैं, क्योंकि सर द्वारा ये स्पेशली डिजाइन किया गया सेट है, तो इसका कुछ ज़्यादा ही होता है वैल्यू। तो चलिए देखते हैं 8 नंबर जो है कि जनवरी 2025 में 23वां दिव्य कला मेला जो है कहाँ, 23वां दिव्य कला मेला जो कहाँ लगा हुआ था, तो अंकोटा स्टेडियम वडोदरा गुजरात में। ध्यान रखना है कि 23वां दिव्य कला 23वां संस्करण कब हुआ है, जनवरी 2025 में। कहाँ लगा है, तो अंकोटा स्टेडियम वडोदरा गुजरात। जितने भी करंट अफेयर है, लगभग करंट अफेयर का गुजरात का आजकल कुछ ज़्यादा ही क्रेज चला हुआ है। बताइए, सीट चाहिए बिहार में या सब कुछ बन रहा है गुजरात में। बात सही है बोले थे जी। चलिए अगला देखते हैं कि जागृति ऐप और जागो ग्राहक ऐप का निर्माण किस संस्थान के छात्रों ने किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर देखते हैं 9 नंबर प्रश्न का। तो 9 नंबर प्रश्न का जो है कि IIT जो BHU है, BHU यही जो है जागृति ऐप और जागो ग्राहक ऐप का निर्माण किया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में आयोजित भारत के 76वें गणतंत्र दिवस का केंद्रीय विषय क्या है। 76वां जो गणतंत्र दिवस है उसका विषय है स्वर्णिम भारत विरासत एवं विकास। ठीक है, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास जो है इसका विषय है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका एक बार और याद रखना है कि 76वां जो गणतंत्र दिवस है, मुख्य अतिथि कौन थे, तो इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं प्रोबो सुप्रियांटो जो थे, तो वो इनका जो है कि स्पेशल चीफ गेस्ट थे। ठीक है, जिसमें कुल गणतंत्र दिवस पे 31 झांकियाँ जो निकाली गई थी। ठीक है, इसमें प्रलय परेड को भी पहली बार जो है आयोजित किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। हम लोग कुछ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जो है देखते रहेंगे। हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के श्रेणी में भारत की कौन सी फिल्म को जो है कि चुना गया है, तो लापता लेडीज जो है ये सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में भारत का एक जो है ये जो है फिल्म को चुना गया था 2025 में। उसके बाद देखिए अगला जो हम प्रश्न देखते हैं कि केरल सरकार ने हाल ही में आपदा से निपटने के लिए कौन सा प्रणाली लॉन्च की है। तो इन्होंने लॉन्च किया है कवच एम, इसको गजब इसको लिखा गया है, कवच एम जो है इसको लॉन्च किया गया है, कवच एम। निम्नलिखित में से किस राज्य का भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का निर्माण किया गया है। 13 नंबर प्रश्न का जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में ग्लास सी ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर प्रश्न कि हाल ही में राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर शुरू किया गया ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा शुरू किया गया है। ऑपरेशन सर्द हवा जो है ये भारतीय जो BSF है यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके द्वारा शुरू किया गया है ऑपरेशन सर्द हवा। इसको घुसपैठ रोकने के लिए जो किया गया है। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है 15 नंबर प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो ये जो किया गया है नई दिल्ली में जो है जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। अगला देखते हैं कि 16 नंबर जो प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट। ध्यान रखना है कि भारत का पहला भारत में निर्मित सर्जिकल रोबोट। उसके बाद जो है SSI मंत्रा इसका नाम है। ये भी आ सकता है प्रश्न में कि भारत का पहला जो है निर्मित सर्जिकल रोबोट जो है मेड इन इंडिया कौन है, तो SSI मंत्रा। ध्यान रखना है। स्थापित किया गया है, कहाँ किया गया है स्थापित, ये किया गया है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यह प्रश्न देखते हैं, इसका जो आयोजन जो किया गया है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का, ये भुवनेश्वर में किया गया है। ठीक है,
भुवनेश्वर में। इसका थीम देख देते हैं, थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो आपको थीम भी ध्यान रखना है। ये कब किया जाता है ये भी मतलब ध्यान है। तो देखिए 8 से 10 जनवरी तक किया गया था, 8 से 10 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है। और उसके बाद इसका जो थीम था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, यानी विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान ध्यान में रखना है। हाल ही में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में अंतर्देशीय जल मार्ग विकास परिषद IWDC का पहली बैठक कहाँ आयोजित किया गया था। पहली बैठक है, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क के याद रखना है। पहली बैठक कहाँ किया गया था, तो कोलकाता में किया गया है पहली बैठक। 8 जनवरी 2025 को इसका बैठक किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का जो है उद्घाटन किया गया है। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन जो किया गया है निजामाबाद तेलंगाना में। यह ध्यान रखना है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तेलंगाना निजामाबाद में, ठीक है। तेलंगाना भी याद रखिएगा, तो जरूरी है याद करना उसको, ठीक है। उसके बाद अगला जो प्रश्न देखते हैं कि 20 नंबर प्रश्न है कि भारत में वन पारिस्थितिकी को ग्रीन GDP से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना है, कौन बना है। तो ये जो बना है छत्तीसगढ़ जो है GDP से जोड़ने वाला है पारिस्थितिकी तंत्र को। छत्तीसगढ़ जो है पारिस्थितिकी सेंसिटिव भी है, क्योंकि वह अच्छा खासा मात्रा में वन पाया जाता है, तो इसको जो है ग्रीन GDP में जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है भारत का, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन से कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है। ये जो साइंस है उसके लिए है। तो इसका जो है कि कार, पहला जो ऑप्शन है, कार का वेग 0 हो, कार का वेग लगातार बदल रहा हो, कार का वेग त्वरण 0 हो, कार का त्वरण लगातार बदल रहा हो। तो एक समान त्वरण के लिए, एक समान अगर त्वरण है तो इसका मतलब जो है कि त्वरण लगातार जो है कांस्टेंट पे बदल रहा है। मान लीजिए 1 से 2 हुआ तो 2 से फिर 3 होगा, ये चेंजिंग जो है लगातार होना चाहिए, एक का गैप लगातार होना चाहिए। तो इसका मतलब जो है बी सही है, क्योंकि अगर ये एक ही होगा कि एक 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 चल रहा है तो चाल लगातार हो जाएगा। हम लोग का क्या चाहिए, त्वरण चाहिए। तो त्वरण जो है, त्वरण किसको कहते हैं, वेग परिवर्तन को। तो एक एक का परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब परिवर्तन सेम होना चाहिए, ठीक है। अगला जो प्रश्न देखते हैं कि किसी कार के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो 22 नंबर जो प्रश्न है उसका जो आंसर होगा अवतल दर्पण जो है हेडलाइट में प्रयुक्त किया जाता है। दर्पण में किसी कार के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण, हाँ तो देखिए कार का ये हेडलाइट हो गया, यहाँ पे बल्ब लग गया और ऐसे। अब ये कहिए ऐसा क्यों है, तो इसमें जब लाइट आएगा इस पर टकराएगा तो सीधा हो जाएगा, यहाँ से भी लाइट जब निकलेगा इस पर टकराएगा तो ये सीधा हो जाएगा। तो ये ज़्यादा दूर तक इसको मतलब बीम को फैलाने के लिए जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब वो उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता, देखिए अगर यहाँ पर उत्तल दर्पण और यहाँ पर बल्ब लगा दीजिएगा तो यहाँ से देखिए सारा जो लाइट है चारों तरफ फैल जाएगा, तो ज़्यादा आगे तक नहीं दिख पाएगा, इसलिए जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा जो हमारा अगला प्रश्न है, 22 नंबर प्रश्न हो गया। हाँ 22 नंबर प्रश्न हो गया। हमारा जो अब 23 नंबर जो प्रश्न है उसको देखते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा कौन सा होता है। तो देखिए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जो दोनों होता है, दोनों का योग, तो इसी को जो है यांत्रिक ऊर्जा बोला जाता है। मान लीजिए ऊपर से वो गिरा रहे हैं तो गतिज ऊर्जा जो है बढ़ता जाएगा, स्थितिज ऊर्जा घटता जाएगा। तो ऐसे ही अब जैसे ही देखिए रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा ये नहीं होगा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा नहीं होगा, गतिज ऊर्जा उष्मा ऊर्जा ये दोनों नहीं होगा, यानी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अगला देखते हैं कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर प्रति सेकंड त्वरण के साथ स्थानांतरण हो रहा है, उस पर लगने वाला बल का मात्रा का जो है गणना करना है। तो इसका देख लेते हैं कि कौन सा होगा। 24 नंबर प्रश्न का जो दिया गया है, एम बराबर दिया गया है कितना, मास 20 किलो। उसके बाद जो दिया गया है त्वरण जो दिया गया है, एक्सेलरेशन दिया गया है 4, ठीक है। उसके बाद और क्या दिया गया है इसमें, एफ का मान हम लोग का ज्ञान लगने वाला बढ़ता है। एफ बराबर होता है एम इंटू ए, तो एफ बराबर 20 चौका 80। तो सिंपल इसका आंसर हो गया कितना, 80 न्यूटन जो है बल जनरेट करेगा यदि 4 मीटर स्क्वायर का त्वरण और 20 किलोमीटर द्रव्यमान का अगर कोई मतलब पिंड है। तो घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु के बनी होती है जिसका, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखना है कि घरेलू विद्युत उपकरणों में सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु का बना होता है जिसका प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोध कम रहेगा तो वही खराब हो जाएगा, मतलब कि प्रतिरोध कम नहीं होता है, प्रतिरोध उसका
हाई प्रतिरोध वाला होता है। देखिए प्रतिरोध हाई चाहिए, गलनांक जो है कम चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आंसर हमारा दिख गया। अगला देख लेते हैं, इसी का ऑप्शन जो दिया गया है चालकत्व कम हो, तो ये तो गलत है, हो ही नहीं सकता है। विशिष्ट घनत्व कम हो, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रतिरोध और गलनांक दोनों के ऊपर से होता है। तो चलिए, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जो हमारा जो 26 नंबर प्रश्न है, देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का पूछ रहा है तो टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, इसका जो होता है चुंबकीय क्षेत्र बराबर चुंबकीय फ्लक्स बटा में सदिश क्षेत्र, माने क्षेत्रफल के इकाई क्षेत्र में कितना जो है चुंबकीय फ्लक्स जो मिल रहा है उसके हिसाब से। उसके बाद जो प्रश्न आते हैं तो उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि देखिए, अब ये हो गया जो एसआई मात्रक में हो गया टेस्ला, उसके बाद जो सीजीएस मात्रक में हो गया गॉस, उसके बाद जो है ये जो है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, और सीजीएस में जो चुंबकीय फ्लक्स का हो जाता है मैक्सवेल। तो उसके बाद जो अब आता है प्रश्न की चेंज करने के लिए कि एक टेस्ला में कितने गॉस होते हैं, तो एक टेस्ला में याद रखना है कि एक टेस्ला में 10 के पावर 4 गॉस जो होता है, एक टेस्ला में 10 के पावर 4 गॉस। उसके बाद जो होता है कि एक मैक्सवेल में कितने वेबर होते हैं, तो एक मैक्सवेल में होते हैं 10 के पावर -8 वेबर। ध्यान रखना है, जो एसआई मात्रक है चुंबकीय फ्लक्स का वो है वेबर। तो अगर आपका कहीं ऐसा भी अगर प्रश्न आया कि मान लीजिए कि आपको दिया है चुंबकीय क्षेत्र का इसमें सूत्र, तो उसका जो मात्रक जो हो जाएगा वेबर बाई एरिया का जो क्या होता है लंबाई का स्क्वायर, तो यानी कि क्षेत्रफल, तो वेबर और क्षेत्रफल से भाग दिया रहेगा। उसके बाद अगला हमारा जो प्रश्न है, एक बार और इसको जो है कि बढ़ाकर एक बार और देख लेते हैं, थोड़े बड़े बड़े प्रश्न दिखेंगे, इससे आसानी होगा मोबाइल में भी देखने पे। तो जो 27 नंबर प्रश्न है, थोड़ा सा और छोटा, हाँ, तो 27 नंबर जो प्रश्न है, देखते हैं कि एक बीकर जो है, कलर चेंज कर लेते हैं, एक बीकर 4 डिग्री में पूर्णतः जल से भरा हुआ है, जल के ऊपर से बहने लगेगा, यदि इसे क्या किया जाएगा तो ऊपर से बहने लगेगा। तो इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं कि 4 डिग्री से ऊपर गर्म किया जाएगा तो 4 डिग्री से नीचे ठंडा किया जाएगा, तो ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ए बी दोनों, क्योंकि देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर है तो ये मैक्सिमम डेंसिटी पे है, यानी मैक्सिमम डेंसिटी पे है। डेंसिटी जितना कम हो ज़्यादा होगा उतना जो एरिया है कम होगा, ये ध्यान रखना है। तो मान लीजिए इसमें जो भरा हुआ है तो इसमें एरिया बहुत ज़्यादा इसमें रखा हुआ है, अगर इससे ठंडा भी कीजिएगा 3 डिग्री 2 डिग्री तो ये डेंसिटी कम हो जाएगा, यानी कि एरिया ज़्यादा घेरेगा तो पानी गिरने लगेगा। और इसको गर्म भी कीजिएगा तो एरिया डेंसिटी कम हो जाएगा और पानी गिरने लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी दोनों। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो किस समस्थानिक में नहीं होता है? प्रोटियम जो है, प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता है, ध्यान रखना है। चारों ऑप्शन पढ़ना जरूरी नहीं है, वीडियो इससे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे करके भी देख सकते हैं। ठीक है, एक बार ये देख लेते हैं कि ड्यूटोरियम जो होता है, ड्यूटोरियम का जो होता है सूत्र समस्थानिक जो इन तीनों हाइड्रोजन का, तो ड्यूटेरियम का होता है H1 और 2, यानी कि इसमें एक होता है न्यूट्रॉन। और उसके बाद देखिए कि ड्यूटोरियम जो होता है, प्रोटियम जो होता है, प्रोटियम में H11 होता है, यानी कि इसका द्रव्यमान भी एक है, यानी कि इसमें केवल प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। ट्रिटियम जो होता है इसमें 3 होते हैं, यानी कि 2 इसमें न्यूट्रॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। उसके बाद जो 29 नंबर एक देखते हैं प्रश्न, ये याद रखना है, ठीक है। एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक के घोल की सांद्रता ज्ञात करना है। तो सांद्रता ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है, विलेय की मात्रा बटा में विलयन की मात्रा। तो विलेय की मात्रा कितना है? 50 है, और विलयन की जो मात्रा है कितना हो जाएगा? 50 ग्राम सामान्य नमक है, 450 ग्राम ये टोटल है, तो यानी कि 500 ग्राम टोटल हो जाएगा, 500। तो और उसके बाद इसको देखते हैं, सांद्रता हम लोग को निकालना है परसेंट में, तो परसेंट में देख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 10%, यानी कि 10% के घोल की सांद्रता है, यानी 29 का जो कितना हो जाएगा? 450 + 500, यानी 10% आंसर हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मीथेन CH4 किस प्रकार का बंध है? तो CH4 का बंध देखते हैं, तो सी का देखिए वैलेंस हो गया H H H और H, तो ये 4 ही होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि एकल बंध होता है। मीथेन जो होता है इसमें एकल बंध होते हैं, ठीक है।
अब उसके बाद जो इसका जो फार्मूला होता है, सूत्र फार्मूला CnH2n माइनस +2, ठीक है। ये होता है एथेन का, माने मतलब एथेन का नहीं हुआ, ये एल्केन का होता है। एल्केन बोला जाता है इस समूह को, एल्केन समूह में मीथेन आता है। उसके बाद जो है देखते हैं कि इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। 31 नंबर जो प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है कि अन्य हाइड्रेट्स के बनने के कारण हाइड्रेशन होता है, जिससे क्या होता है वो सख्त हो जाता है। तो अगला प्रश्न जो देखते हैं, इसका आंसर 1 होगा। डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया होती है? नहीं, डिहाइड्रेशन नहीं होता है। जब उसमें पानी मिलाएंगे तो डिहाइड्रेशन थोड़ी होगा, उसमें कोई ऑक्सीडेशन होता है? नहीं, ऑक्सीडेशन नहीं, गर्म होने पर ऑक्सीडेशन होता है। और डिडक्शन कैसे होगा? एच जब जुड़ेगा तब होगा। उसके बाद देखिए 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, सही गलत है? कौन सा कथन सही है गलत है? तो अलग देखते हैं 32 नंबर का। तो पहला जो कथन देखते हैं, H2S हवा में जलकर H2O + SO2 देता है, जबकि दूसरा है कि ऊष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट जो है अपघटन होता है Fe2O3 और SO2 और SO3 में होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा A B, जो दोनों जो है कथन, ये दोनों कथन सही है। H2O है जो H2O हवा में जलकर जो है H2O और SO2 देता है। अब बोलिए कैसे? तो इसका आप आराम से बना सकते हैं, H2S + O2, तो इसके बाद हो जाएगा H2O + SO2, यानी 3 प्रश्न हो जाएंगे। इसको और थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया है? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है किसने बनाया है? तो मोस्ले का आधुनिक आवर्त, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है मोस्ले का है। मेंडलीव इससे पहले जो है कि बनाए थे, ठीक है। सबसे पहले जो आवर्त सारणी जो बनाया था मेंडलीव ने, मैंने ठीक ठाक जो बनाया था, बाकी सबका बहुत सारे न्यूलैंड्स का जो है अष्टक नियम है, ठीक है। ये नील्स बोर और मोस्ले दोनों मिलकर इन्होंने जो है कि बनाया था। उसके बाद कोशिका के केंद्रक का क्या कार्य है? तो कोशिका में केंद्रक का कार्य क्या होता है? सबसे आसान जो इसमें देखिए, प्रोटीन का संश्लेषण करता है? नहीं, राइबोसोम करता है। कोशिका का आवरण करता है? नहीं, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति करता है। कोशिकीय अपशिष्ट को तोड़ता है? नहीं, ये भी गलत है। देखिए, कोशिका की गतिविधियों का निरूपण और आनुवांशिक सामग्री का संग्रहण जो है यही करता है, यानी कोशिका का केंद्रक। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि निःश्वसन किसके द्वारा होता है? निःश्वसन यानी कि निःश्वसन का मतलब श्वसन नहीं, निःश्वसन मतलब कि उसको जब क्या बोलते हैं उसको, देखिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पंजर की टूट को, वायु के अंतःश्वसन को, उसके बाद जो है फेफड़े की अवस्थिति को और फेफड़े की स्फीति को। तो जो अवस्थिति जो है, अवस्थिति मतलब क्या होते हैं, जिससे कि हवा बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, यानी जब दबता है उसको बोला जाता है, कंस्ट्रक्शन होता है इसमें, जब दबता है फेफड़ा तो उसको बोला जाता है निःश्वसन, जब लेता है तो श्वसन। तो अगला प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न है कि फलों और बीजों को निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता में होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन का। साइटोकाइनिन जो है उच्च सांद्रता में पाई जाती है। अब बोलिएगा साइटोकाइनिन का क्या है? तो ये कोशिका का विभाजन में जो है काम आता है, यानी कि कोशिका जो विभाजित होती है, मान लो छोटा है वो बड़ा होता जाएगा तो कैसे होगा? कोशिका विभाजित होकर जो है होता है। ऑक्सीजन जो है वो पुष्पन का बढ़ाता है, माने कि फूल अगर आने वाला रहता है तो इसका ज़्यादा मतलब कि निकलता है, ठीक है। ये गति हार्मोन होता है, गुरुत्वान गति हार्मोन होता है। उसके बाद जिब्रेलिन जो है, ये जो है पौधे को लंबा करने का काम करता है। और उसके बाद आप पूछेगा कि अब्सिसिक एसिड क्या करता है? तो अब्सिसिक एसिड है जो वृद्धि हार्मोन को रोकता है, यानी रोधक हार्मोन कहा जाता है इसको। यानी कि ये क्या होता है कि ज़्यादा ऊपर ना जाए, उसके लिए ये होता है। उसके बाद जो पत्तियों को टूटना होता है एब्सिसिक एसिड के कारण ही अलग करता है अपना। तो उसके बाद देखिए अगला प्रश्न जो देखते हैं हमारा, इसका आंसर क्या हुआ था? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की सांद्रता है सबसे ज़्यादा पाई जाती है पौधों एवं बीजों में। तो ब्रेड के ऊपर उठाने के लिए निम्नलिखित कौन सी सामग्री डाली जाती है? तो ब्रेड को ऊपर उठाने के लिए सबको पता है टमाटर की चटनी डाली जाती है? नहीं। पनीर डाले जाते हैं? नहीं। गेहूँ डाले जाते हैं? नहीं। खमीर डाला जाता है, ठीक है। तो इसमें तो कोई अच्छी नहीं है, खमीर ही डाला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एविज में शामिल है। एविज, तो एविज का मतलब हो गया एवेरी, मतलब कि पंछी। तो इसमें तो जल जीवी है नहीं, मछलियाँ है नहीं, स्तनधारी है नहीं, सबका अपना अपना रहता है, माने अलग अलग उदाहरण में होता है।
इसके अंतर्गत और जो है जितने भी पंछी वर्ग में जितने आते हैं उन्हीं में सबका शुतुरमुर्ग हो गया, बाज हो गया, ठीक है। उसके बाद कई प्रकार के साइज में होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित जो है तना है? तो आलू जो है रूपांतरित तना है, शकरकंद, मूली ये सब नहीं होगा। देखिए ताना और बीजों में जितने भी है इनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए तने का रूपांतरित में होता है, जिससे और भी आलू हो गया, अदरक हो गया, अरबी हो गया, तो ये सब जो है रूपांतरित तना होता है। अब मूली, शकरकंद, गाजर ये जो होता है रूपांतरित जड़ होता है, जड़, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक है? तो गर्भ निरोधक है तो ये सभी गर्भ निरोधक है। कॉपर का भी उपयोग किया जाता है, कंडोम का किया जाता है, डायाफ्राम का किया जाता है, इसमें तो कोई वो नहीं है। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? तो बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र जब आएगा तो सेरिब्रम जो होगा, और बैलेंस के लिए आएगा तो सेरिबेलम। याद रखिएगा बेलन जो है वो बैलेंस पे चलता है। मान लीजिए बेलन लटका दीजिएगा तो बैलेंस पे चलेगा, तो यानी कि शरीर का जो बैलेंस है, चलने की क्रिया, वो होता है। उसके बाद बाकी सब अगला देखते हैं हम लोग। उसके बाद अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? तो वायु के माध्यम से क्या फैलेगा? टाइफाइड फैलेगा नहीं, पानी के माध्यम से फैलता है, गंदा पानी पीने की वजह से। हैजा भी गंदगी के कारण होता है। उसके बाद ट्यूबरक्लोसिस, टीबी होता है, ये बहुत खतरनाक चीज़ है जी, पूरा फेफड़ा खराब हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेग। पहले के ज़माने में प्लेग बहुत ज़्यादा फैलता था, गांव के गांव साफ हो जाता था। तो कैसे फैलता था? प्लेग वायु से फैलता था। कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखते हैं, तो इनका जो है अभिसारी विकास के कारण जो है इनका दिखता है। कबूतर, मच्छर, चमगादड़ के पंख जो है सभी में एक ही लक्षण पाया जाता है। जिसके देखिए ये समान पूर्वज वाले होते हैं, जिनके समान पूर्वज होंगे तो उनके हिसाब से जो है अभिसारी रूप से इसमें आता है। उसके बाद जो अगला देखते हैं कि 44 नंबर जो प्रश्न है, इसको जो है मिलान करना है। तो मिलान करना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है, और द्वितीय, तृतीय, पाँचवीं नहीं, द्वितीय, पाँचवीं और 12वीं। तो इसका हम लोग देखते हैं 44 नंबर का कि प्रथम जो पंचवर्षीय परियोजना है यह किससे संबंधित है? तो पहले तो कृषि से ही संबंधित होगा, ठीक है। उसके बाद द्वितीय जो है किससे संबंधित है? द्वितीय जो है उद्योग से, ठीक है, हेबर डोनाल्ड। उसके बाद महाबलोनिस, दूसरा है महालनोबिस, सॉरी। और उसके बाद पाँचवीं जो है ये गरीबी हटाओ, गरीबी कहाँ है? पाँचवीं, गरीबी हटाने के लिए नारा दिया गया था। पाँचवीं बहुत याद रखना है सबका, ठीक है। ये पहला जो हुआ था 51 से 56 तक चला था, और दूसरा जो था 56 से 61 तक, 56 से 61, इसका ये भी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 74 से 78 तक, 74 से 78, ठीक है। उसके बाद जो 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी 12 से 17 तक, ये भी आधी रह गई थी, ठीक है, क्योंकि बीच में योजना आयोग आ गया, मोदी सरकार आ गए, ठीक है। तो इसका जो था थीम तीव्र एवं अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास, ठीक है। तो चलिए अब अगला प्रश्न जो देखते हैं हम, एक क्या क्या हो गया हमारा, ए का 2। तो ए का 2 कौन सा है? बी और सी दोनों में है। बी का 4 कौन सा है? दोनों में है। उसके बाद सी जो हो गया पाँचवीं का ए, सी का ए जो है बी में, तो यानी कि बी हमारा जो हो गया सही आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति कौन कौन से उपकरण है? मौद्रिक नीति के उपकरण के बारे में जानकारी मतलब कि पूछ रहा है। तो देखिए बैंक दर, बैंक रेट है, रेपो रेट भी है, उसके बाद जो है कैश रिजर्व रेशियो CRR, ठीक है, यानी कि नगद आरक्षित अनुपात। उसके बाद वैधानिक तरलता अनुपात, ठीक है। उसके बाद रिवर्स रेपो रेट, ये सभी जो है RBI द्वारा यूज किया जाता है मौद्रिक नीति को मेंटेन करने के लिए। तो उपयुक्त सभी जो है होता है। बैंक दर होता है जिसपे बैंक का मतलब कि लोन दिया जाता है, RBI जो देता है। उसके बाद रेपो रेट होता है कि जब उसको मान लीजिए ज़्यादा हो गया तो बैंक जो है उसको लेंगे RBI से शॉर्ट टर्म के लिए रेपो रेट पे क्या लेते हैं, उधार लेते हैं। उसके बाद नगद रिजर्व रेशियो जो है बैंक RBI जो है बैंक को कहता है कि इतना रुपया जो है आपको रखना पड़ेगा नगद के रूप में, जमा करना पड़ेगा। तो ये हो गया नगद आरक्षित अनुपात। उसके बाद वैधानिक तरलता अनुपात है कि इतना जो है आपको आपके बैंक में रखना है, हाई जो रखना है RBI में रखना है। रिवर्स रेपो रेट है, मान लीजिए मुद्रा बहुत ज़्यादा मार्केट में हो गया तो उसको कम करने के लिए, ताकि महंगाई कंट्रोल में हो, RBI क्या करता है अपने पास जो है पैसा जो है बैंकों से ले लेता है, जिससे रिवर्स रेपो रेट पे लेता है।
तो चलिए उसके बाद जो हमारा अगला जो प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न, उसको देखते हैं कि सीमांत बचत की प्रवृत्ति के परिभाषा के अनुसार जो है इसका सूत्र बताना है। माने परिभाषा वही हुआ सूत्र के लिए। तो देखिए कीन्स के जो नियम के अनुसार से जो होता है उसके हिसाब से सीमांत बचत का देखते हैं। तो ये जो देखिए ये C/Y है, तो यानी C/Y तो नहीं होगा, बचत कब होगा मतलब कि आपका कितना आता है उसके अनुसार। तो देखिए देखिए बचत में परिवर्तन हमारा कितना हुआ, जो S का मतलब हो गया सेविंग में बचत में, और उसका Y का जो बचत हो गया कि इनकम में कितना हमारा बढ़ा है, उसके बचत प्रवृत्ति इसी से पता चलेगा कि डेविएशन कितना होता है। मान लीजिए आपका सैलरी बढ़ गया कितना, उसमें आपका बचत कितना बढ़ता है और उसका इनकम कितना बढ़ता है, उसके हिसाब से जो आपका है बचत प्रवृत्ति आपका सीमांत पता चलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी जो आंसर हो जाएगा 46 नंबर का। 47 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान रखना है, गलत को पहले देखना है, नहीं तो बहुत गलती हो जाता है सिली मिस्टेक्स में। तो उसके बाद जो देखना है कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय कहा जाता है, गलत है। साधन लागत पे नहीं, अंतिम लागत पे मतलब बाजार मूल्य पर। अंतिम वस्तुओं को एवं सेवाओं को बाजार मूल्य पर ही सभी कीमत को सकल नहीं जीडीपी ऐसे होता है। जीडीपी की गणना मध्यवर्ती वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य में शामिल किया जाता है। तो ये गलत हमको जो है बताना है। तो देखिए ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है। किसी देश का आर्थिक वृद्धि सर्वाधिक उपयुक्त मांग प्रति व्यक्ति आय है, ये भी जो है सही है कि जीडीपी से हमको जो है पता चले, क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय से ही पता चलेगा पीपीआई पर। तो ये जो है ये गलत है, मध्यवर्ती नहीं अंतिम रूप से वस्तु एवं सेवाओं को मूल्य का गणना किया जाता है जीडीपी में। ध्यान रखना है, बाजार मूल्य पर अंतिम जो मूल्य होगा उसी पर जीडीपी का गणना किया जाता है। 48 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है। तो मल्होत्रा जो समिति है वो किससे संबंधित है, तो ये जो संबंधित है बीमा क्षेत्र में सुधार से जो है संबंधित है, एक बार ध्यान रखना है। उसके बाद राष्ट्रीय आय से जो संबंधित है वो उसमें पीसी महालनोबिस का जो है समिति उससे संबंधित था। तो हमारा 48 का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न देखते हैं कि सरगोसो सागर कहाँ स्थित है। तो सरगोसो सागर का नाम बहुत मतलब कि आप पढ़ते होंगे तो बहुत फेमस नाम है, सरगोसो सागर बीच में है। तो ये जो है 49 का ए नंबर प्रश्न हो जाएगा। उत्तरी अटलांटिक जो महासागर है उसमें सरगोसो सागर मिलता है, 49 का ए नंबर प्रश्न आंसर। उसके बाद देखिए 50 नंबर जो है प्रश्न वो देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, मध्य यूरोप टेंट्रा माउंटेन, ये बात सही है। उत्तरी अमेरिका ब्लैक रोवर, ये भी सही है। उसके बाद देखिए चौथा नंबर देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ब्रिक फिल्डर, तो ये भी सही है। तो इंडोनेशिया का जो सामल है यही जो है गलत है। सामल जो है इराक और फारस की खाड़ी में मिलता है, मतलब स्थानीय पवन का नाम है, ठीक है। तो ये जो है हमारा आंसर सही है, क्योंकि देखिए इसमें हमको गलत पूछ रहा है तो ये जो है गलत है, ये फारस होगा, फारस माने ईरान के साइड में, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न जो देखते हैं, राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा पंछियों के लिए। राजस्थान का जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, भरतपुर इसका पुराना जो नाम था, इसका भरतपुर नाम था। तो ये जो है पंछियों के लिए जो है कि रिजर्व है, ठीक है, पंछियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जो है साइबेरियन क्रेन जो पंछी आते हैं वो लोग अपना अंडा देते हैं। ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय राजस्थान में है कौन सा, केवलादेव। और उसके बाद और जो प्रश्न बनता है किसके लिए फेमस है, तो ये पंछी के जो है कि रिजर्वायर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जो शहर है वो कौन सा है। तो ये पहला नहीं बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है। तो पहला तो मुंबई हो जाएगा, लेकिन दूसरा बोल रहा है तो दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा के नाम से प्रसिद्ध कानपुर जो है किस नदी के किनारे जो है कि अवस्थित है। तो कानपुर जो है गंगा के किनारे अवस्थित है। ध्यान रखना है, कानपुर जो कहाँ है, गंगा के किनारे। यह फेमस किस लिए है, तो चमड़ा फैक्ट्री के लिए फेमस है, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं 54 नंबर प्रश्न। 54 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि बाण सागर परियोजना जो है, बाण सागर परियोजना ये किस नदी पर स्थित है। तो बाण सागर परियोजना जो है सोन नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं
कि अच्छा इसमें ये देखते हैं कि यह परियोजना जो है, इस परियोजना का निर्माण कार्य जो है 1978 में स्टार्ट हुआ था, 1978 में, और कब तक चला था, 2006 में जो है कि ये पूरा हो गया था टोटल। ठीक है। बाण सागर से परियोजना से जो है कि बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य लाभान्वित होते हैं, जिसमें बिहार, उसके बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जो है कि लाभान्वित होते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न जो है 55 नंबर प्रश्न कि अरावली और विंध्य पर्वतमाला के मध्य कौन सा पठार है। तो अरावली और विंध्य पर्वत के माला के जो बीच में है मालवा का पठार जो है, ये दोनों के बीच में आता है मालवा का पठार। ठीक है। यह जो है ग्रेनाइट पत्थरों का मतलब चट्टानों से बना हुआ है। इसका जो आकृति है त्रिभुजाकार है, ध्यान रखना है। मालवा का पठार का आकृति कैसे है, त्रिभुजाकार है। इसमें जो है इसका जो विस्तार है पश्चिम में अरावली पर्वत के समीप में है। और उसके बाद इससे जो प्रमुख जो दामोदर नदी घाटी है जो इसके पूर्व में बहती है। ठीक है, इसके पूर्व में। तो चलिए आगे देखते हैं कि अगला जो प्रश्न है कि जैव आवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन के बारे में बात कर रहा है। इसकी सांद्रता प्रत्येक पोषण स्तर पर घटती जाती है। ये जो है तो क्वेश्चन गलत है, घटती नहीं जाती है, बढ़ती जाती है। जितने ऊपर जाइएगा उतने इसका जो है बढ़ते जाएगा। उसके बाद घास स्थल पारितंत्र में सांप एक तृतीयक उपभोक्ता है। घास स्थल पारितंत्र में तृतीयक उपभोक्ता जो है तो हो सकता है। देखिए अब इसको जो बनाना रहेगा तो कैसे आप बना सकते हैं। तो देखिए ये जो दूसरा है ये सही है। पहले घास हो गया, घास जो है अपना सूर्य के प्रकाश से बनाएगा, घास को खाएगा, मान लीजिए टीडा वड्डा सब जो है खाएगा, उसको खाएगा। टीडा वड्डा को जो है मेंढक खाएगा। मेंढक को कौन खाएगा, मेंढक को सांप खाएगा। तो तृतीय जो है उपभोक्ता जो है ये सांप आ सकता है। सांप एक तृतीयक, इस तरह से तृतीयक हो जाता है। अतः डीडीटी का सांद्रण सांप में सर्वाधिक होगा। ये सही है, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए आप जो घास है, घास पे आप मान लीजिए कोई दवा मारते हैं तो उसके जो टीडा खाएगा उसमें दवा जाएगा। बहुत सारा टीडा मेढक खाया तो उसमें बहुत सारा डीडीटी गया। अब बहुत सारा मेढक जो है वो सांप ने खाया, बहुत सारा मेढक, तो उसमें उससे भी ज़्यादा चला गया। तो इसका मतलब केवल 2 जो है वो सही है। ये पहला जो है गलत है कि सांद्रता घटती नहीं जाती है बल्कि बढ़ती जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस अधिनियम के तहत मुंबई मद्रास प्रेसिडेंसी के सरकारों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी का अधीन कर दिया गया था। तो कलकत्ता के अधीन किसको कब कर दिया गया था। तो देखिए ये जो 3 प्रेसिडेंसी थी, बम्बई, उसके बाद मद्रास और कोलकाता, इन तीनों को जो है कि तीनों को कलकत्ता के अंदर जो कर दिया गया था। ठीक है। तो ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसके तहत जो है इसको तीनों को कोलकाता के अंदर कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज के विकास से संबंधित है। पंचायती राज से संबंधित कौन सा है। तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है। देखिए राजमन्नार समिति जो है ये पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है। और उसके बाद जो संबंधित नहीं, सॉरी, राजमन्नार जो है संबंधित नहीं है। उसके बाद एल.एम. सिंघवी भी जो है ये पंचायती राज से भी है। जे.के. वी राव जो है पंचायती राज, और थुंगम समिति जो है ये भी जो है इसी से संबंधित है। थुंगम समिति के आधार पर ही जो हर एक जो राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन के लिए बात किया गया था। और उसके बाद जो है और एल.एम. सिंघवी जो था इसके अनुसार मतलब कि ग्राम सभा के जो महत्ता है ना, अगर कहे कि कौन निम्न में से कौन सी समिति ग्राम सभा की महत्ता पर जोर देती है, तो ग्राम सभा का महत्ता जो है एल.एम. सिंघवी के द्वारा। और उसके बाद जो राजमन्नार है इसके द्वारा जो है कि जो राष्ट्रपति के शासन के समय है सीमित करने का जो है कि राज्यों को केंद्र और राज्यों से जो वित्तीय जो संबंध है इससे संबंधित है। ठीक है। वित्तीय संबंध जो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है राजमन्नार समिति। ठीक है। तो उसके बाद देखिए कि और ये जो है विकेंद्रीकरण के लिए देता है कि जिला परिषद यानी 3 स्तरीय में जो है इसका विकेंद्रीकरण के लिए देता है। उसके बाद अगला जो प्रश्न देखते हैं कि 59 नंबर प्रश्न है कि जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में जो है कि वर्णित है। तो देखिए 15 तो हो गया इक्वलिटी, उसके बाद 17 हो गया अस्पृश्यता,
32 हो गया रिमेंडीज, मतलब कि उपचार, वैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार। उसके बाद जो 21 जो हो गया ये आपका जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। और राइट टू मतलब कि मैरी जो भी है इसी में आता है, ठीक है। राइट टू साइलेंट भी इसी में आता है। अगर मैं मान लीजिए कोई आपका कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आप चाहो तो उसको लिए मौन भी रह सकते हो, ये आपका अधिकार है, मौन रहना भी सब इसी में आया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। तो ये जो है मुख्यमंत्री, और उसके बाद राज्य के महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इसमें पूछा जा रहा है कि किसकी जो नियुक्ति है उसके द्वारा नहीं की जाती है। तो देखिए राज्य का जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है ना, इसकी नियुक्ति जो है एससी के जो है, एससी के चीफ जस्टिस उनके द्वारा किया जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा किया जाता है। तो ये आंसर होगा सही है, इसके द्वारा नहीं किया। मुख्यमंत्री का निर्वाचन कौन करता है? राज्यपाल जो है शपथ दिलवाता है, निर्वाचन करता है, मुख्य चुनाव आयुक्त भी, अधिवक्ता का भी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी। तो ये भी आसान प्रश्न है। देखिए 31वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है 31 के तहत जो क्या किया गया था, 525 से बढ़ा करके कर दिया गया था। अब देखिए अब 31वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये 1972 में हुआ था, ये भी ध्यान रखना है, 1972 में हुआ था। इसमें जो है बढ़ा करके कर दिया गया था 545। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और भी अगर इसको देखना चाहेंगे कि 32वां में क्या हुआ था, तो आंध्र प्रदेश के संबंध में ये प्रावधानों को लागू करने के लिए डी और ई, मतलब कि इसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने के लिए किया गया था। 371 में स्पेशल कैटेगरी है ना, तो उसमें देने के लिए है। अभी 371 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा पढ़ लेना है कि ए जो है नागालैंड से है, बी जो है असम से है, सी जो है सी कौन से है जी, सी जो है शायद मिजोरम से है, और डी और ई जो है ये आंध्र प्रदेश से है। उसके बाद एफ जो है गोवा से है। उसके बाद और भी सब है, वो टोटल आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद जो 62 नंबर पर प्रश्न देखते हैं कि केंद्र राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाग 9 के अनुच्छेद 245 नहीं, भाग 11 के अनुसार अनुच्छेद 245 के तहत विधायी संबंध की चर्चा है। तो देखिए तो 245 से 255 तक क्या करना है, इसको लोगों को देखना है गलत है कि सही है। तो चलिए अगला अगला जो देखते हैं कथन। तो अगला कथन जो है कथन नंबर 2 जो दिया है कि भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंध की चर्चा है। और देखिए ये 256 से 263 ये तो सही है। इसमें क्या है कि 11 में 268 से वित्तीय संबंध की चर्चा है, ये जो है ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। 62 का जो है इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 जो दोनों है वो सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 63 नंबर प्रश्न कि उसके बाद देखते हैं कि 63 में क्या है, मिलान करना है। मिलान में देखिए कि पहला जो भाग है किससे संबंधित है, तो संघ एवं राज्यों के अधीन लोक सेवाएं गलत है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र भाग 1, ठीक है। उसके बाद भाग जो है कितना है, भाग 8 जो है 8 किससे संबंधित है, तो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। तो कहाँ है केंद्र शासित प्रदेशों के संशोधन थी से। उसके बाद 10 18 जो है भाग 18 जो है वो तो उपबंध से हो जाएगा। 18 आपकालीन उपबंध यहाँ है 2 नंबर। उसके बाद अब जो बचा हुआ है वो देख लेंगे, संघ लोक सेवाओं के लिए 14। तो एक का हो गया 1 और इसका 2 का हो गया 4। उसके बाद सी का हो गया 3, नहीं सी का हो गया, हाँ सी का हो गया 3, ठीक है। और उसके बाद डी का हो गया 2। तो 1 4 3 2, 1 4 3 2 कहाँ है, 1 4 3 2, हाँ तो डी नंबर जो है ये प्रश्न आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन देखना है, असत्य पे हमेशा ध्यान रखना है कि असत्य पूछ रहा है या फिर सत्य पूछ रहा है। तो 64 का जो हो जाएगा सी नंबर आंसर हो जाएगा। जो अनुच्छेद 88 जो है ये असत्य है, सत्रवासन एवं भंग करना से संबंधित नहीं है, बल्कि ये जो सत्र भंग करना ये 85 में है की गई है, ठीक है। ये 85 अनुच्छेद जो है 85 से संबंधित है, सत्रवासन करना और ये सब करना।
ठीक है। उसके बाद देखिए अगला देखिए 76 जो है भारत के महान्यायवादी, ये सही है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन ये सब सही है। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को सूचना प्राप्त करना, ये भी जो है 78 में है, ये भी सही है। 123 जो है अध्यादेश जारी करने के लिए, 1 2 3 अध्यादेश जारी, ऐसे याद करना है कुछ कुछ ट्रिक से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी इंपॉर्टेंट जितने भी प्रश्न होते हैं वो सब आपको ध्यान में रखना जरूरी है। और आप पूछे कि इसमें से अगला जो देखते हैं कि यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 है, तो विकर्ण की लंबाई, तो घन के किनारे की लंबाई कितनी है? ठीक है, तो घन का विकर्ण कितना दिया गया है? 6√3। तो 6, इसका सूत्र क्या होता है? विकर्ण बराबर √3a होता है, √3a। तो √3 से √3 खत्म, ए का बराबर कितना दिया है? 6, तो इसलिए सी आंसर। सीधे देखिए घन का विकर्ण का क्या सूत्र होता है? √3a, बस इतना ही याद रखना है। तो 3 के बराबर 3 तो ये कट जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 6। अगला प्रश्न देखते हैं कि दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 72% मत प्राप्त करने वाला एक उम्मीदवार 572 जो है कि मतों से बहुमत निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। माने कि सभी वैध मत जो है वैध मत हैं। तो देखिए माना कि कुल वोट जो है 100% हो जाएगा, ठीक है। उनमें से ये विजेता को कितना मिलेगा? 72। तो एक मतलब जो हार गया है उसको कितना मिलेगा? 28, ठीक है। तो 28 हो जाएगा। हार जीत का अंतर कितना हो जाएगा? 28 तो 8 4 12 4, तो 44 हो जाएगा। तो यानी 44% बराबर हो जाएगा 572। तो इसलिए कितना हो जाएगा देख लीजिए, 44 से भाग दे देंगे यहीं पे बना, ऐसे आप ऐसे से भी बना सकते हैं, इसलिए 100% बराबर। तो 40% बराबर तो हो जाएगा कितना? 44 गुणे 3 4 3 12, यानी कि 1 3 मरत में चल जाएगा, 13 मरत में, यानी कि 1300। तो ये 1300 जो हो गया हमारा आंसर हो गया। अगला जो देखते हैं प्रश्न कि 25 संख्याओं का औसत जो है 18 है, उनमें से 12 संख्याओं का औसत 14 है और उससे अंतिम 12 संख्याओं का औसत जो है 17 है। तो 13वीं संख्या ज्ञात कीजिए। ये माइनस से भी बना सकते हैं, डेविएशन से भी बना सकते हैं। तो देखिए पहली 25 संख्याओं में औसत 18 है, पहली 12 का 14 दिया है, और 14 कितना कम है? 4 कम है, एक में 4 कम, इसलिए 12 में से 4 कम हो गया, ये माइनस में चला गया, डेविएशन से ये। उसके बाद जो उनमें से अंतिम 12 का जो औसत है वो 17 है। तो ये कितना कम हो गया? ये कितना कम हो गया? 17 है, तो एक कम हो गया, तो 12 गुणे 1, ये भी माइनस में ही है। तो बर्चक 48 12, ये हो गया, इतना हम लोग का माइनस में है। तो 48 2 50 10 60 हो गया। औसत कितना है? 18। तो 60 प्लस 18, यानी कि जो अंत 13वीं संख्या जो होगी 68 होगी। ये डेविएशन से है। या फिर आप ऐसे ही बना सकते हैं, इसको पहले क्रॉस करके पूरा गुणा कर लीजिए, फिर इसको गुणा कीजिए, इसको गुणा कीजिए, इसमें घटा दीजिए, वैसे भी हो सकता है। लेकिन अब इस तरह बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा जल्दी से बन जाएगा कि कितना का डेविएशन कर रहा है, कितना मतलब डिफर है उससे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि किसी वस्तु के कर में 20% की कमी की जाती है और उसकी खपत में 15% की वृद्धि की जाती है, तो राजस्व में कितनी कमी होगी? तो ये तो सिंपल इसको बोला जाता है, फार्मूला से ही बन जाएगा। क्या बोला जाता है उसको? सब्सिक्वेंट नहीं, 15%। देखिए इसमें क्या होता है कि 20% की कमी की जाती है, तो चलिए 20% की कमी कर दीजिए। और उसके बाद सॉरी 20, और इसके बाद जो है 15% की वृद्धि, 15% वृद्धि। अब जो कह रहा है कि इनमें से कमी होगा, क्योंकि देखिए ये गुणा और करके 1/100 होता है। 15% और 20%, सॉरी 20/100, इसको सक्सेसिव बोला जाता है। एसएससी में अगर आप मैथ पढ़े होंगे तो इसमें इसको बोलते हैं सक्सेसिव। 25 15 यानी कि 3 माइनस में हो जाएगा। तो उसके बाद जो कमी हो जाएगी कितना? इसमें हो गया -5, 20 में से -20 में से मैं +15, 5 + 3 माने -3, यानी कि -8, यानी कि -8% की कमी हो जाती है। 8% जो ये 68 का ए आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, सक्सेसिव फॉर्मूला लगा के आप आसानी से बना सकते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं। निम्न में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है? ये तो हिंदी का प्रश्न आ गया, देखते हैं। तो इसमें देखिए उपहार दे रहा है, तो यानी कि ये तो जो है ये हो गया पुल्लिंग, मस्तक काट दिया जाएगा, पुल्लिंग
ग्रंथ की रचना, हाँ ग्रंथ, ग्रंथ रचित मैंने रचित ग्रंथ, यानी कि ये भी हो गया पुल्लिंग। हम लोग को स्त्रीलिंग करना है, यानी कि बचा रचना। कवि की रचना बहुत ही अच्छी है, हाँ ये हो सकता है। रचना एकदम कंफर्म है 69 का डी। सो पंकज में कौन सा समास है? तो पंकज में जो है बहुब्रीहि समास है। आपका ये बहुब्रीहि समास कैसे है? तो देखिए बहुब्रीहि समास में दो शब्दों को मिलकर किसी तीसरे शब्द के विशेषता अगर बताएगा तीसरे शब्द के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है? बहुब्रीहि। ठीक है, दो शब्द मिलकर एक तीसरे शब्द का निर्माण करेंगे जो किसी चीज का विशेषण होगा, तो उसको बोला जाता है बहुब्रीहि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि आम फल, तो आलू क्या है? तो आलू जो है ये तना है, अभी ऊपर ही हमने देखा था। तो आलू जो क्या है? तना है, तना का रूपांतरित रूप है आलू। ठीक है, आम क्या है? फल है, तो आलू क्या है? तना। अगला देखते हैं कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे दिए गए सेट में संबंधित है। तो इसमें दिया गया है 11, 165, 209। ठीक है, तो 11 गुणे 15, 11 गुणे 15। ठीक है, उसके बाद 11 गुणे 19, 11 गुणे 19। ठीक है, तो अब यही सब में देखना है 11 गुणे 15। तो इसी तरह हम लोग देखेंगे कि जो 12 गुणे 15, 12 15 है 180, अब 12 गुणे 19 228, यानी कि सी नंबर जो है आंसर हो जाएगा 72 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर आंसर। ठीक है, उसके बाद यदि 73 नंबर देखते हैं कि रोम को मोर लिखा जाता है तो डेयर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो रोम को मोर लिखा जाता है तो डेयर को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए आर इधर का इधर आ गया है, इधर का इधर, उसके बाद एम को इधर कर दिया गया है, बीच वाला को ऐसे ही छोड़ दिया गया है, लास्ट वाला का ऐसा ही। तो इसको आर इधर आ जाएगा, डी इधर आ जाएगा, ए बीच में हो जाएगा, यानी कि आर ए डी ई, आर ए डी ई, आर ए डी ई, यानी डी नंबर ऑप्शन 73 का डी। उसके बाद देखिए सेलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेस द गिवन एक्टिव पैसिव देखना है। द मील वाज नॉट प्रिपेयर्ड बाई अस, तो इसको जो है प्रिपेयर्ड बाई अस दे दिया है, यानी कि पैसिव में दिया है, हमको क्या करना है? एक्टिव में करना है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए इसका जो हो जाएगा कि द मील वाज नॉट प्रिपेयर्ड बाई अस, तो अस का हो जाएगा वी। ठीक है, और उसके बाद वाज दिया है तो वाज का डीड हो जाएगा। हैड इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये भीतरी फॉर्म में है, तो भीट मतलब कि है, तो भीतरी कबो नहीं होगा, नहीं तो हैड भी नहीं यहाँ पे आ जाता, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब देखिए डिड नॉट यहाँ पे तो तीनों सही है। नॉट प्रिपेयर्ड बाई, तो प्रिपेयरिंग हो गया, ये तो गलत हो गया। उसके बाद डिड प्रिपेयर, तो नॉट इसमें नहीं है, तो आंसर हो गया बी। देखिए ये नेगेटिव नहीं है, और इसमें जो प्रिपेयरिंग, अगर प्रिपेयरिंग होता है तो यहाँ बिंग प्रिपेयर्ड लिखा होता, यानी कि बिंग नहीं है तो ये भी नहीं होगा, और इस भी तो हो भी नहीं करेगा, इसमें तो अच्छी है, तो इसका मतलब ऑप्शन जो दो है वो सही है। उसके बाद अगला देखते हैं कि 75 नंबर प्रश्न है कि फियर ऑफ क्लोज स्पेस, यानी कि बंद स्थानों से डर को क्या कहा जाता है? देखिए फोटो है, फोटो मतलब प्रकाश, तो प्रकाश से डर। उसके बाद जो है एग्रो, एग्रो मतलब होता है सार्वजनिक स्थल। ठीक है ना, जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ जाने का डर, मतलब जो इंट्रोवर्ट होता है उन लोग के लिए ये बहुत ज़्यादा डर रहता है। उसके बाद ओटोफोबिया जो है आँख खोलने का डर होता है। ओटो देखिए ओप्टो जहाँ आ जाएगा ना ओप्टो, यानी कि आँख से। क्लस्टर फोबिया जो है बंद कमरे, यानी कि डी नंबर जो है ऑप्शन है ये सही होगा। उसके बाद निम्नलिखित से कौन सी पुरानी शास्त्रीय भाषा है? तो पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सा है? तो तमिल जो है पुरानी शास्त्रीय भाषा है। ठीक ना, उसके बाद जो है इसे जो तमिल को जो है 2004 में इसको राष्ट्रीय शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा दिया गया था। ठीक है और उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो रविशंकर, शंकर जो है ये सितार वादक है, ध्यान रखना है, शंकर जो है सितार वादक है। और कौन कौन से है? तो विलायत खान भी है जो सितार वादक है। उसके बाद उमा शंकर मिश्रा जो है, शहीद परवेज खान जो है, ये सब भी इसमें आते हैं। तो बांसुरी में हरिप्रसाद चौरसिया जो है फेमस है। उसके बाद शहनाई में जो है बिस्मिल्ला खां जो है बहुत फेमस है, याद रखना है। और तबला में जो है अल्लाह रखा खां, उस्ताद जाकिर हुसैन। ठीक है, ये सब याद रखना है, एक दो जो एक्स्ट्रा बताया जा रहा है वो आपको ध्यान में रखना है।
नीचे दिए गए बिहार के राजवंशों के काला कर्म अनुसार उसको जैसे कि काल से संबंधित कौन सा पहले आया कौन सा बाद में, इसे संबंधित करना है। तो देखिए बिहार के लिए तो एक ट्रिक भी होता है कि हसीन मसूक बिसिक चुप्पासी, ठीक है। तो हसीन मसूक पे आ जाएगा। तो सबसे पहले जो आया था हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश। तो देखिए इसमें कौन सा है, मौर्य वंश आ चुका है पहला नंबर, दो 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 तो तीनों में है। उसके बाद जो है उसके बाद मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, उसके बाद कौण्व वंश, उसके बाद गुप्त वंश, फिर मौखरी वंश, फिर पाल वंश। अच्छा उसके बाद पाल वंश, तो 2 3, ठीक है 78। तो 2 3 कौण्व वंश, उसके बाद पाल वंश, यानी कौण्व हो गया 2, ये हो गया 1, और ये हो गया 3, और ये हो गया लास्ट में कर्नाट वंश लास्ट में आता है, तो ये हो गया 4। यानी कि 2 1 3 4, 2 1 3 4, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक है, ध्यान रख लेना है कि सबसे पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश, फिर कौण्व वंश, फिर गुप्त वंश, फिर मौखरी वंश, फिर पाल वंश, उसके बाद जो आता है कर्नाट वंश, अंतिम जो है कर्नाट वंश। उसके बाद चलिए देखते हैं कर्नाट वंश के संस्थापक जो है न्यायदेव की कौन सी उपाधि धारण की थी। तो कर्नाट वंश के न्यायदेव जो है वो कर्नाट कुलभूषण, इस नाम में भी है, तो कर्नाट कुलभूषण की उपाधि जो है धारण की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 80 नंबर जो प्रश्न है, 80 निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है बिहार का कृषि जलवायु जोन 3A के अंतर्गत शामिल है। 3A के अंतर्गत कौन सा जिला जो है शामिल है। तो देखिए जो 3A के अंतर्गत शेखपुर जो जिला है और मुंगेर जो जिला है ये कृषि जलवायु के 3A के अंतर्गत शामिल है। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट में आता है। ठीक है, जोन 1 में जो है बिहार के उत्तर पश्चिम के 13 जिले आते हैं, जोन 1 में 13 गो जिला। उसके बाद जोन 2 में जो आता है 8 जिले उत्तर पूर्वी के। देखिए जोन 1 जो है उत्तर पश्चिम के, जो यहाँ का जो बिहार का जो यहाँ का जो बिहार है यहाँ का, ये जोन 1 में हो गया, यहाँ 13 जिले आते हैं पूरा। उसके बाद जो उत्तर पूर्वी का जो 8 जिले हैं, यहाँ का जो 8 जिला है ये जो आता है जोन 2 में। और जोन 3 को जोन 3A और B में बांटा गया है। देखिए ये जो यहाँ पे जो है 2 गो है, देखिए यहाँ पे पूरा जोन 3 है, ये दोनों नीचे वाला जोन 3 है, 3A और 3B। ठीक है, तो 3A में 6 जिला और उसके बाद 3B में जो है 11 जिला, यहाँ पे 1 में है 11 जिला और इसमें 3 जिला इसमें आता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। हमारा प्रश्न आंसर हो गया शेखपुरा और मुंगेर जो है 3A में आता है। फ्रांस के राज्य के तीसरे स्टेटस के लोगों से वसूल किए जाने वाले करों को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता था, सॉरी, तो क्या कहा जाता था इसको, तो टाइल कहा जाता था। अगला देखते हैं कि अक्टूबर की क्रांति संबंधित है। अक्टूबर की क्रांति किससे संबंधित है। अक्टूबर की क्रांति जो संबंधित है रूस की क्रांति से संबंधित है अक्टूबर की क्रांति। ठीक है, 24 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविक द्वारा अंतरिम सरकार तानाशाही के खिलाफ किए गए विद्रोह को जो है अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। बोल्शेविक मेंशेविक में क्रांति हुआ था 24 अक्टूबर को 1917 को। ठीक है, अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कूट के साथ जो है चयन करना है, मिलान करना है। तो मिलान में देखिए हाथी गुफा जो है किससे संबंधित है, तो ये खारवेल शासकों से संबंधित है। एहोल जो है एहोल पुलकेशिन द्वितीय, हाँ पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। और उसके बाद जो जूनागढ़ जो है ये रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। उसके बाद भीतरी अभिलेख जो है ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। देखिए भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त। तो इस तरह हो गया A का 2, उसके बाद B का 3, C का A जो है, तो यानी फर्स्ट वाला सही हो गया। अगला देखते हैं कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। वीडियो अगर यहाँ तक आप देख लिए हैं तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, अगर कुछ सुधार चाहते हैं तो। ठीक है, अगर कोई आपको परेशानी हो रही है तो आप कमेंट जरूर करें। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो एपिग्राफी जो है कहा जाता है अभिलेखों के अध्ययन को। उसके बाद देखिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंदरिया महादेव का मंदिर जो है द्रविड़ शैली में बना हुआ है।
तो इसके विचार करना है कि सही कूट। तो कंदरिया महादेव इसमें थोड़ी बना हुआ है जी, कंदरिया महादेव नागर शैली में बना हुआ है, ये गलत है, नागर शैली में बना हुआ है ये। उसके बाद देखिए 85 नंबर ये प्रश्न का हो गया। दूसरा कथन देखते हैं कि गुप्त शासकों ने शीशे के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। शीशे के थोड़ी जारी किए थे, सतवाहन ने सबसे अधिक जारी किए थे। ये गुप्त नहीं होगा, यहाँ पे होगा सतवाहन ने सबसे ज़्यादा जारी किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यानी कि ये जो दोनों हो जाएगा, कहाँ है, ये दोनों जो है दोनों गलत है, इनमें से कोई जो है सही नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सतवाहन गलत है, यहाँ पे नागर शैली जो है गलत है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा वेद त्रय का हिस्सा है? निम्न में से कौन वेद त्रय का हिस्सा है? तो देखिए ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो है वेद त्रय का जो हिस्सा कहा जाता है इसको, यानी 1 2 3 यानी कि सी नंबर ऑप्शन होगा। अथर्ववेद को नहीं कहा जाता है क्योंकि यह बहुत बाद में, मतलब सबसे अंतिम में जुड़ा था, तो ये वेद त्रय का हिस्सा नहीं कहा जाता है। पता चलेगा क्यों नहीं कहा जाता है, क्योंकि यह अंतिम में जुड़ा था। उसके बाद 87 नंबर प्रश्न देखते हैं कि ब्राह्मण साहित्य के कालानुक्रम अनुसार जो है इसको सजाना है। तो चलिए सजा के देखते हैं कि इनमें से वेद जो है, सबसे पहले जो वेद आया थे, मैंने वेद की रचना हुई थी, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, वेद के बाद ब्राह्मण। हाँ, तो ब्राह्मण कौन से ब्राह्मण, ऋषि कश्यप, ये सब ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक, उसके बाद उपनिषद, यानी पहला ही जो हमारा है उपनिषद सबसे अंतिम में आया था, तो इस तरह हमारा जो है पहला ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 88 नंबर प्रश्न देखते हैं कि वेदांग की संख्या जो है कितनी है? तो वेदांग की जो संख्या है 6 है। ये रिपीटेड प्रश्न है कि वेदांग की संख्या कितनी है, 6। ठीक है, 6 में अब पूछेगा कौन कौन सा है, कौन सा वेदांग है, कौन सा नहीं है। तो देखिए शिक्षा, पहला है शिक्षा, दूसरा है ज्योतिष, उसके बाद तीसरा है कल्प, उसके बाद चौथा है व्याकरण, उसके बाद पांचवा है निरुक्त, और छठा है छंद जो है इसको भी कहा जाता है। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित दिल्ली सल्तनत के काल के दौरान प्रचलित विभिन्न विभागों को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है कि उस विभाग को क्या कहा जाता था दिल्ली सल्तनत में। तो दीवाने विराजत जो है, ये इसी को कहा जाता था। ये जो था वित्त विभाग से संबंधित था, विराजत, यानी विरासत में क्या मिलता है, वित्त ही मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो पैसा कौन से संबंधित होगा, वित्त विभाग से। उसके बाद दीवाने आरिज जो था, ये सैन्य विभाग को संबोधित करता था, आरिज, सब कुछ खारिज हो जाता था, आरिज यानी सैन्य विभाग। उसके बाद जो तीसरा है कि दीवाने रिसालत जो है विदेश मंत्री से संबंधित था, इसको कहा जाता था विदेश मंत्री को। और दीवाने इंसा जो था वो संचार और पत्राचार का विभाग का संभालता था। तो इस तरह हो गया 81। उसके बाद बी का हो गया, दूसरा का हो गया ए, दूसरा का ए, तीसरा का हो गया डी, तीसरा का डी, यानी कि 89 का जो प्रश्न हो जाएगा आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद 90 देखते हैं कि अकबर द्वारा शुरू किए गए विभिन्न सुधारों को उनके कालानुक्रम के कौन सा सही है। तो कौन सा सही है, तो देखते हैं कि कौन सा जो है सही है। तो 1862 में दास प्रथा की समाप्ति की गई थी। तो ये तो सही है कि 1862 में हुआ था, 1562 में हुआ था। उसके बाद बी जो देखते हैं कि 1563 में जजिया कर जो है उसको समाप्त कर दे, जजिया कर की समाप्ति की गई थी। नहीं, ये जो है गलत है, तीर्थ कर जो है इसको समाप्त कर दिया गया था। तो ये हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। तीर्थ यात्रा कर 1564, हिंदुओं पर लगने वाला जो जजिया कर जो है ये 1582 में, जो 1564 में इसको ख़त्म किया गया था। जजिया जो किया गया था 1564 में, याद रखना है, ये उल्टा कर दिया गया। यहाँ पे तीर्थ हो जाएगा, यहाँ पे जजिया हो जाएगा, यानी कि ये दोनों गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, अगला जो ऑप्शन है इसमें दिया गया है डी नंबर में कि 1582 में क्या हुआ था, दीन-ए इलाही धर्म की जो है शुरुआत किया गया था। हाँ, तो देखिए दीन-ए इलाही धर्म का जो शुरुआत किया गया था अकबर द्वारा, ये 1500, यानी कि ए और डी जो है दोनों सही है, ए डी, तो यानी सी नंबर ऑप्शन जो है सही है। निम्नलिखित में से विदेश यात्री विजयनगर साम्राज्य में कौन से जो थे आए थे। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य में जो है निकोलस कांटी
और ये सीजर फ्रेडरिक जो है दोनों आए थे, ठीक है। निकोलस कांटी 1420 में आए थे और ये 1656 में आए थे। ध्यान में रखना है 1420 और 1656, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? भक्ति आंदोलन का कौन से ग्रंथ में मिलता है? तो देखिए तिरुमुरई में भी मिलता है और प्रबंधम में भी मिलता है, यानी कि BC यानी 92 का जो हो जाएगा। भक्ति आंदोलन का उल्लेख कौन कौन में मिलेगा? तिरुमुरई और प्रबंधम। अगला प्रश्न देखते हैं, तहकीकात कमेटी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तहकीकात 93 नंबर प्रश्न से देखते हैं कि तहकीकात जो कमेटी है ये जो है जलियांवाला बाग के हत्याकांड जो हुआ था उसी के लिए इसको गठित किया गया था, ठीक है। इसके जो कमेटी के अध्यक्ष जो थे ये मदन मोहन मालवीय थे, याद रखना है, मदन मोहन मालवीय, MMM, ठीक है। इसके बाद अगला जो प्रश्न देखते हैं 94 नंबर प्रश्न है। 94 नंबर जो प्रश्न है इसको जो है मिलान करना है। तो विदेशी कंपनी या भारत में स्थापित पहली फैक्ट्री के बीच में जो है, तो A3 दे पुर्तगाल जो है ये कोचीन में करता है अपना कंपनी पहला जो स्थापित, और जो डच जो है ये मसूलीपट्टनम में अपना करते हैं। और उसके बाद डेनिश जो है ट्रैकोबार में, निकोबार का ट्रैकोबार में करते हैं। उसके बाद जो है फ्रांसीसी जो है सूरत में अपना प्रथम जो है फैक्ट्री लगाते हैं। तो यानी कि कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में हो जाएगा 3 1 4 2 कौन हो जाएगा? यानी कि C नंबर ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान बानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किया गया था? बानर सेना और मंजरी सेना, तो बानर सेना और मंजरी सेना का जो गठन किया गया था इसमें से देख लेते हैं कौन सा हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है बानर सेना और मंजरी सेना का गठन किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? किसने जो है सहायक संधि स्वीकार नहीं किया गया था? मराठों में पूछा जा रहा है। तो देखिए होलकर जो थे इन्होंने सहायक संधि स्वीकार करने से मना कर दिया था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न जो है, राजा राम मोहन राय के संबंध में असत्य कथन का पहचान कीजिए। तो इसमें इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था, ये तो सही बात है। अगस्त 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। असत्य कथन, असत्य ही गलत है जी। ये जो अगस्त 1828 ये सही है। उसके बाद अंग्रेजी भाषा में ब्राह्मिकल मैगजीन जो निकाला था, तो ब्राह्मिकल मैगजीन जो निकाला था तो ये जो है ये भी सही है। उसके बाद देखिए इसका आंसर हो जाएगा A। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न जो है, नवजीवन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? नवजीवन नामक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। इनके द्वारा अन्य भी कई प्रकार के जो है पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया था। तो इनमें से जो द यंग इंडिया है, उसके बाद है हरिजन है अंग्रेजी में, उसके बाद हरिजन बंधु जो है गुजराती में, और हरिजन सेवक जो है ये हिंदी में महात्मा गांधी द्वारा जो उल्लेखित सबसे ज़्यादा जो है मतलब फेमस है उनके द्वारा किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न जो देखते हैं कि 1916 में लखनऊ समझौता निम्नलिखित में से किनके बीच हस्ताक्षरित हुआ था? तो हस्ताक्षरित हुआ था बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना के बीच में। लखनऊ पैक्ट जो किसके बीच? बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना के बीच में, ठीक है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग जो है टोटल 100 प्रश्नों का जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप जो है कि आप हमारे मतलब कि कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू अगला भी हम लोग जो अगला सेशन भी लाएंगे, जो अन्य सेट भी आएगा तो उसका भी करवाएंगे। तो चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, सभी को नमस्कार।